अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। अभी हमारे प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आप मियां नवाज शरीफ की एक धुआंधार तकरीर भी सुन रहे होंगे जो उन्होंने अटक में की, और उसमें एक बार उन्होंने फिर कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और लॉन्ग मार्च की नौबत भी आ सकती है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये मनवाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, और कुछ दीगर खबरें उन पर भी बात करेंगे। लेकिन ये ताज़ा खबर है, शावी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा आप जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वो जो मशवरा देने आए थे और दिया उन्होंने कि जनाब अपोजिशन और हुकूमत एक ही पहिए एक ही तरह साथ साथ चलें तो तभी हुकूमत ग्रो करती है, पाकिस्तान ग्रो करेगा, वो मशवरा माना नहीं मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब ने। कौन? जो रजब तैयब साहब ने दिया था, तुर्की के वज़ीर आज़म ने। ये उन्होंने दिया है वाकई? जी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी बात हुई थी। नहीं, उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा था जी कि भाई अपोजिशन जो है वो हुकूमत को हटाना उसका काम नहीं है, हुकूमत की इस्लाह करना काम है। हाँ। तो ये तो इस्लाह हो रही है ना। अच्छा, ये लातों से और लातों से, अगर बातों से नहीं होगी तो लातों से होगी। तो बचपन में आपको मालूम है कि आपके उस्ताद आपको कैसे इस्लाह करते थे? जी जी, वो और वालिद साहब कैसे इस्लाह किया करते थे? तो बात तो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके खिलाफ अदालत का फैसला आ चुका है और वो कॉन्विक्ट हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो अपना इक़्तिदार छोड़ दें। जी बिल्कुल। उनको वो वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं कर रहे। तैयब उर्दगान साहब जब आए हैं तो उनके एजाज़ में जो अशाइया था उसमें उन्होंने बुलाया था नवाज शरीफ साहब को, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ख्याल था कि यहाँ वो आ जाएंगे तो मेन टेबल पे बैठेंगे तो इस तरीके से उनसे सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएंगे और वो कहेंगे मुझे तस्लीम कर लिया। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ गए नहीं और वो मिलने के लिए गए तैयब साहब को उनके होटल में जाके वो ठहरे हुए थे अगले दिन। लेकिन जो कौमी असम्बली में तकरीर थी उसका बाइकाट उन्होंने नहीं किया, और वहाँ चौधरी निसार अली साहब ने कहा कि हम अगर आप ना होते यहाँ तो हम ना आते, क्योंकि हमारे जो मामलात चल रहे हैं हुकूमत के साथ, हम यहाँ आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन आपके एहतराम से हम यहाँ आए हैं। तो उन्होंने एक सॉफ्ट मैसेज दिया है तैयब उर्दगान ने। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि जब ये मैं आया हूँ पहले तो अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। तो मुझे रश्क आया कि हमारे यहाँ भी ऐसे ताल्लुकात कायम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन बाद में यही नहीं रहे। तो वो वज़ीर आज़म ने भी कहा ना, गिरा लगाई जो। हाँ, जो उनका नज़र लग गई, नज़र लग गई अपने मेहमान साहब की, नवाज शरीफ साहब को। तो ये लातों और मेरा मतलब मार्च तक का कब तक मौका आ जाएगा? देखिए, ये तो एक कंपेनिंग है, इलेक्शन पे उनकी नज़र है और वो अपने हामियों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जोश उनमें जोश और जज्बा भर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और इनटू द बारगेन शायद प्राइम मिनिस्टर का पता भी साफ हो जाए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में अपील उनकी हो गई है जी। अब स्पीकर को फैसला करना है, 30 दिन पूरे होने वाले हैं। वो क्या फैसला करेंगी, अपील का इंतजार करेंगी, नहीं करेंगी, मामला तो आगे बढ़ेगा, जान तो छुटने वाली नहीं है। अच्छा शम्स साहब, जब रजब तैयब उर्दगान आए यहाँ पे तो उनके बारे में एक बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही थी कि शायद नेटो के हवाले से वो हमें कुछ समझाने बताने आए हैं कि नेटो सप्लाई खोल दें क्योंकि मामलात को आगे बढ़ा लें। उस तरह की कोई बात कम से कम छपने की या बोलने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक तो ये बात नहीं है। असल में जो हम बहुत सारे तज्जिया निगार हैं ना, ये तज्जिया कार, वो अब इस तरह से तयक्कुन से गुफ्तगू करते हैं जैसे वो सोफ़ों के पीछे छुपे हुए हों या मेज़ों के नीचे बैठे हों, और मामलात उस तरीके से नहीं होते। देखिए, तुर्क वज़ीर आज़म ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो पाकिस्तान को मशवरा दे रहे हैं कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। वो अमेरिका वाली बात कि अमेरिका माफ़ी मांगे पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान का हक है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अमेरिका जो है उसकी माफ़ी का इंतज़ार है पाकिस्तान को, और ये कहा कि नेटो का जो मामला है ये दो तरफा मामला है, उन मुल्कों के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए तय होना चाहिए। वो एक आलमी सतह के मुदब्बर हैं, कोई हमारे टीवी चैनल्स के एंकर पर्सन नहीं है कि जिस वक्त चाहें जो चाहे रागनी अलाप दें। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का भी ख्याल रखा है और अपने वक़ार का और अपनी शख्सियत का भी ख्याल रखा है। अगर वो कोई ऐसी बात करते जो पाकिस्तानी कौम को पसंद ना होती या पाया सकाहत से गिरी हुई होती तो इससे तुर्की के और पाकिस्तान के दरमियान भी एक तलखी पैदा होती या एक पशमुर्दगी आती, और उनके बारे में समझा जाता है कि ये तो अमेरिका ने भेजा है उनको ये काम कराने के। उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन है। आपको मालूम है उन्होंने इसराइल के मामले में किस तरह मौक़िफ़ इख्तियार किया बिलाशुबा, और किस तरह उसकी डांट डपट की, और उसको कहा माफ़ी मांगे, जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा ताल्लुकात हम बहाल नहीं कर सकेंगे।
इसी तरह अमेरिका के मामले में देखिए, पाकिस्तान में जो लोग अमेरिका के शदीद हामी हैं, यानी ये भी मसला खराब हुआ है ना। पाकिस्तान में एक तरफ तो वो लोग हैं जो अमेरिका का नाम सुनने को तैयार नहीं है, दिफा पाकिस्तान नहीं, अब वो भी आप कुछ कह सकते हैं, चलिएगा ऐसा, क्योंकि वो नेटो सप्लाई में कुछ वो हैं जो उसका वजीफा करते रहते हैं, उसकी गर्दान करते रहते हैं, हमें डराते रहते हैं, बजट कैसे बनाओगे, डॉलर नहीं आएंगे। तो भाई बात यह है कि उन्होंने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए अमेरिका साहब, बहादुर साहब। देखिए, हमने जिस तरह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया जी, हुकूमत ने और फौज ने, गलत किया सही किया, फौज ने हुकूमत को आगे लगाया, हुकूमत ने फौज को आगे, कुछ भी हुआ, आपने जब एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, फिर पार्लियामेंट से उसको इंडोर्स करवा लिया, अब उससे पीछे हटना ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए देखिए शिकागो में जो हुआ है जी, अपने जरदारी साहब शिकागो में जो हुआ उसे बाज लोग बेइज्जती कह रहे हैं। हाँ, इज्जत भी कह सकते हैं आप उसको। बेइज्जती तो वो होती ना कि आप कहते हैं जनाब हम उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, आप माफी ना मांगे, हम तो जनाब मेट्रो सप्लाई बहाल कर देंगे, ये इज्जत होती नहीं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जब जरदारी साहब ने ये नहीं कहा तो उनकी बेइज्जती हो गई। अगर वो ये कहते तो तालियां भी बजती, उनको दाद भी मिलती, उनकी वाहवाह भी होती। लेकिन शिकागो जो है वो ओबामा साहब का शहर है, और वहां उन्होंने जो इतना बड़ा एक खड़ाक रचाया, अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था। लोगों को ये मैसेज देना, लोग तंग आ चुके हैं अब अमेरिकी, ये अफगानिस्तान की जंग से, ये ईरान, ये अफगानिस्तान और इराक की जो जंग है, $4.5 ट्रिलियन के करीब इसकी कॉस्ट है। अच्छा, 4,500-600 अरब रुपया ये अफगानिस्तान में गर्क हुआ है और इराक में गर्क हुआ, और आम अमेरिकन की जेब से निकला, और आम अमेरिकन की जेब से निकला है। अपाहज हुए हैं, मरे हैं, और कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अमेरिकन इकोनॉमी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और अमेरिकी देने को तैयार नहीं है कॉस्ट। अब वो कहते हैं यहां से निकलो। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाना था कि हम यहां से निकलेंगे, और ये कमिटमेंट उन्होंने कर दी। नेटो ने भी कहा कि हम 2014 तक निकल जाएंगे। लेकिन जो तासुर ये बनाया कि पाकिस्तान इस सारी स्ट्रेटजी में एक रुकावट है। देखिए, पाकिस्तान नेटो सप्लाई बहाल नहीं कर रहा, वो एक अदद मुआफी का खास गार है, और ड्रोन हमलों के बारे में यकीन दहानी चाहता है। ठीक है, अब पाकिस्तान के भी तो कोई जज्बात है ना, डॉलर हमने चाटने हैं, कब्र में साथ लेके जाने हैं। क्या फरिश्तों ने यह कहा कि डॉलर देख के आपका नामा माल साफ हो जाएगा? और भाई, कौमें डॉलरों से नहीं बनती, कौमें अपने असूलों से, ज़ाब्तों से बनती हैं। सब लोड शेडिंग से बनती हैं फिर कौमें। फिर लोड शेडिंग डॉलरों से दूर हो जाएगी। कहा तो यही जा रहा है। आप पानी से बिजली बनाते, करतूत तो हमारे, अमेरिका ने रोका हमें। देखिए, हमने अपनी गलतियां जो की हैं उनका कफारा अदा कर रहे हैं। अब हमें पानी से बिजली बनानी पड़ेगी, ये सूरज से बिजली लेनी पड़ेगी, सोलर एनर्जी। बांग्लादेश में बहुत काम हो रहा है, पंजाब में सूरज जनाब बड़ा वाफर मिकदार में मौजूद है। तो सूरज से बिजली बनाएं, पानी से बनाएं, कोयले से बनाएं, और लोड शेडिंग से जान छुड़ाएं। लेकिन अपेरेंटली नेटो सप्लाई से ये सारे मामला लिंक्ड हैं भाई, सब दुरुस्त है। मतलब अब बजट सर पे खड़ा है, कोई बात रुपया नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे हो जाए ऊपर हो जाए कुछ परवाह नहीं। यानी आपके ख्याल में हमें स्टांस वही रखना चाहिए जो हमने रखा हो। आपने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है ना, तो कोई ना कोई तो सूरत निकलनी चाहिए ना। भाई, ओबामा साहब माफी नहीं मांगते, करली मांग ले। अभी एक किसी ने तजवीज की, नेटो मांग रहा, भाई कोई तो मांगे ना। पाकिस्तान जो है उसका एक मौक़िफ़ है, उसकी फौज ने, उसकी हुकूमत ने, उसकी पार्लियामेंट ने, उसकी पार्टियों ने, और ओबामा के सामने भी इलेक्शन है अपना। और हमारे जरदारी साहब जो थे ना, उन्होंने भी कहा भाई हमने भी इलेक्शन लड़ना है, तो हमने भी दफाए पाकिस्तान वालों के लॉन्ग मार्च का सामना नहीं करना, हमने भी अमेरिकन स्टूज नहीं बनना, जहां शेर वहां सवा शेर। उन्होंने भी डट के वहां तकरीर की। लेकिन उस तरफ से अब जो चालें चली जा रही हैं वो ये है कि 58% आपकी इमदाद रोक ली, तो कोई बात नहीं, रोक ली तो रोक ली। उसके बाद वो अगली मूव भी कर सकते हैं कि हमारे जो मामला यूरोपीय यूनियन से चल रहे हैं उनको रोक लें, जो रियायतें हमें वहां से। आप देखिए, आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं। आपको डील करनी चाहिए, दुरुस्त बात है, मामलात को खराबी की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई किसी पैरामीटर्स में रहते हुए होगी ना डील।
और अभी जहां लोगों ने, ये अमेरिकी अखबारों ने भी लिखा, किसी ने लिखा कि जरदारी साहब को उन्होंने झंडी करा दी, बिल्कुल ऐसे किसी ने लिखा नहीं 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 ऐसा नहीं किया, उन्होंने थोड़ी सी बात की है। और फिर ये साथ ये भी कहा कि हजूर ये जो अमेरिका का प्रोग्राम है कि हम सारे चले जाएंगे और अफगान फौज नज्म नस्क संभाल लेगी, इस पर शकूक व शुबात हैं। अमरीकियों को भी यकीन नहीं आ रहा, नेटो ममालिक को भी यकीन नहीं आ रहा। तजिया नगार वहां लिख रहे हैं, बड़े बड़े अखबार नवीस लिख रहे हैं कि हजूर ये जो अफगान फौज है ना, ये भरोसे के काबिल नहीं होगी। अभी भी 130 के 29 बटालियन है, उनमें से सिर्फ 13 हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही हैं। बाकी एडवाइजर्स अमरीकी साथ हैं, कोई उनको गाइड करने वाले हैं, कोई उन पर नजर रखने वाले हैं, और कोई उनका हाथ पकड़ने वाले हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान को बीच में उन्हें रखना पड़ेगा। नहीं, पाकिस्तान आप परेशान क्यों होते हैं? ये अफगानिस्तान जो है, देखिए इसमें उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो गए। अब 4 अरब डॉलर वो कहते हैं कि हम अफगान फौज पर खर्च करेंगे। ठीक है, उसमें 1.5 या 2 अरब डॉलर तो देगा अमेरिका, 2 के 2.5, बाकी चंदा इकट्ठा हो रहा है। फ्रांस के जो सदर है ना नए, हमें तो वो $250 का $500 करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां तो उन्होंने करना है ना, फौज जो ऑर्गेनाइज करनी है। और उन्होंने ये कहा कि फ्रांस के सदर ने, मैं अपनी फौज तो बिल्कुल वापस बुलाऊंगा, ठीक है, फौरन बुलाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे जरूर दूंगा। अब चंदा इकट्ठा हो रहा, बर्तानिया, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये मिल मिला के अभी कोई 100 बिलियन 150 बिलियन डॉलर बने हैं, तो और भी चंदा इकट्ठा होना है। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और कुछ दीगर खबरों पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी नेटो की, और अब हम बात करेंगे कराची की, कि जहाँ पर एक बार फिर महाजर सूबे का मुतालबा भी हुआ। सिंध से मोहब्बत की एक रैली भी निकाली गई और उसको प्रोफायरिंग भी हुई, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक हो गए और जिनमें 3 खवातीन भी थी। शाम साहब, ये है कराची, एक मुतालबा और आगे से गोलियों की बौछार। हाँ हबीब साहब, मैं इस तरफ भी आता हूँ। मुझे वो पुरानी बात जो नेटो वाली थी ना, उस पर एक वाक़या याद आ गया अभी। अच्छा, ये जब तेल बंद किया ना अरबों ने, एक जंग के दौरान 70s में। हाँ जी जी बिल्कुल। तो शाह फैसल जिंदा थे उस वक्त। ये बात बड़ी मशहूर हुई थी कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट शाह फैसल से मिलने गए, तो वो इनको एक सहरा में, एक सहराई कोने में एक टेंट के नीचे मिले और बाहर ऊंट बंधा हुआ था और कहवा और खजूर उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, हम सहरा में रहते थे, ऊंट का दूध पीते थे, ठीक है, और ये खजूर खाते थे, और ये टेंट हमारी दुनिया थी, तो हम इसमें वापस जाने को तैयार हैं। अच्छा, तो अमेरिका का जो मामला है ना, हमें बेहतरीन की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, मुसीबत को आवाज नहीं देनी चाहिए, दुरुस्त, लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अब इसमें अगर मौजूदा सूरत हाल में दिफाए पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं और हमारी हुकूमत क्या कर रही है? पहली बात यह, दिफाए पाकिस्तान रह गया एक तरफ। आपकी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन किया है, ठीक है, आपकी फौज ने और आपकी सियासी हुकूमत ने एक बात पर इत्तफाक किया है। आप उसकी रोशनी में आगे चलेंगे ना, बिल्कुल दुरुस्त, जो भी हो। अब देखिए, एक मैं तो मोटरसाइकिल में चढ़ता था, जवान था, मुझे अब फिर मोटरसाइकिल पे चढ़ जाऊं, कोई हर्ज नहीं। बस में सफर करता तो फिर कर लूंगा। सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। कौन नहीं कर पाएंगे तो उनको करना पड़ेगा। वो गाड़ियों में पैदा हुए थे। पाकिस्तान की 95% आबादी जो है, उसने गाड़ी का कभी तस्वुर नहीं किया था जब पाकिस्तान बना था। ठीक है, कितनी कारें, चंद सौ कारें होंगी। इसलिए हमें ये कौमें जो हैं अपने अज़्म से बनती हैं, अपने कंप्रोमाइज से नहीं बनती। सब जो कराची में अब आते कराची। देखिए, कराची में जो हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। पहली बात तो ये कि लियारी में जो हालात थे, जो तलखी मौजूद थी, वहां से कोई रैली निकलनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, वहां जो तकरीरें हुई बड़े आतशी लहजे की, वो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर रैली निकली तो बहरहाल रैली में जो शुरका थे वो गैर मुसल्लह थे।
बिल्कुल ठीक है। उनके पास हथियार नहीं थे, हाँ, तभी मारे गए। वो अपने जज्बात के अजहार के लिए प्रेस क्लब जा रहे थे। ठीक है। और मुख्तलिफ सियासी जमातें उसमें थी, सिंध की भी थी और कौमी जमातें भी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं कर दिया था, उनके ऊपर इस तरह फायरिंग होती और इस तरह लोगों को कत्ल कर दिया जाता, औरतों को और मासूम बच्चों को ये करबला बर्पा कर दी जाती। ठीक है। और कराची में ये इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। 12 मई को जब चीफ जस्टिस वहां गए तो क्या हुआ था, इफ्तिखार चौधरी साहब, जब तहरीक चल रही थी आज़ादी की अदलिया की, बिलाशुबा ऑलमोस्ट यही कुछ हुआ था। फिर वोकला जलाए गए, टारगेट किलिंग होती है, लोग पकड़े नहीं जाते। मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, लेकिन हुकूमत जो है, जो वो उसकी जिम्मेदारी है उन लोगों को पकड़े, उनको कानून के कटहरे में लाए। ये टारगेट किलर्स, ये इंसानों का खून पीने वाले, ये दरिंदे, इनको लाजमन पकड़ा जाना चाहिए। शम्स साहब, आज बीबीसी की स्टोरी भी है और उन्होंने ये कहा है, अख्तर गोरचानी जो वहाँ के डीआईजी हैं उनको एट्रीब्यूट किया है कि ये पॉलिटिकल मसला है। ये पॉलिटिकल मसला तो है सूबा, ठीक है, खून पॉलिटिकल मसला नहीं है। पुलिस का ख्याल है कि खून रेजी और भी ये पॉलिटिकल मसला है। खून रेजी जो पॉलिटिकल मसला है, ऐसी पॉलिटिक्स पे लानत। और ये पॉलिटिक्स हमें कहीं लेके नहीं जाएगी। जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको भी खून में नहाना पड़ेगा। आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ है, किस कदर आज वो जो मुजाहिदीन थे इतने बड़े बड़े, कहां है वो? बात यह है, जब आप बात सुनते नहीं है, अपने हमवतनों के साथ मोहब्बत का, अखुवत का सलूक नहीं करते और गोली चलाते हैं, तो गोली तो किसी को भी लग सकती, किसी की गोली किसी को लग सकती। ठीक। और देखिए कराची में जो सूबे की बात हुई है, मुहाजिर सूबा, और भाई साहब ये हमारी पीपल्स पार्टी, इसने यहां सराइकी सूबे का चोचा छेड़ा और हमारे सियासतदानों ने एक सोया हुआ था पख्तूनख्वा का लफ्ज, उसको जब वहां लगाया सूबा सरहद पर, तो हजारा को बिल्कुल निकाल दिया। ठीक है। वहां जज्बात मजरू हुए। तो यहां जो शोषण छेड़े गए और छोड़े गए, वो वहां पहुंच गए हैं कराची में। सूबा बनना है नया, सूबे के रहने वालों के फैसले के बाद। अगर पंजाब में कोई नया सूबा बनेगा तो पंजाब असेंबली को 2/3 अक्सरियत से फैसला करना है। ठीक है। सिंध में कोई नया सूबा बनेगा, सिंध की सूबाई असेंबली को 2/3 अक्सरियत से फैसला करना है। लेकिन वहां पे तो मुत्तफिका करारदादें मंजूर होती हैं, कोई तकसीम नहीं। हाँ, नहीं, मैंने यही तो कह रहा हूं ना, सिंध की तकसीम नहीं हो सकती जब तक सिंधी इसकी इजाजत न दे। पंजाब की तकसीम नहीं हो सकती जब तक पंजाबी इसकी इजाजत न दे। ये जो धौंस से सूबा बनाना है, इस पे बहुत कत्लो गारत होगा। मैं अभी एक डॉक्टर कादर बख्शी की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब ताकत के बल पर जो सूबा बनाएगा, हम ताकत के बल पर रोकेंगे। जिसमें ताकत है वो बना ले, और हम पे ताकत है तो हम रोक लेंगे। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन सवाल जहन में है, मैं वो आपसे कर लेता हूँ, जवाब आप ब्रेक के बाद दे लें। कि कुछ कहा जा रहा है कि कुछ पार्टीज हैं जो डबल गेम कर रही हैं, कुछ उनके लोग हैं जो डबल गेम हो या सिंगल गेम हो, हाँ, कराची में जो मुहाजिर सूबा है वो बनाना ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत खून खराबे की बात होगी। और मुझे तो अपने मुबशर लुकमान साहब की बात बड़ी पसंद आई। उनसे पूछा किसी ने, उन्होंने कहा देखिए मुहाजिर जो है उनके सूबे नहीं बनते, उनके कैंप होते हैं। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और आपके सवालात भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले कराची के हालात पर गुफ्तगू हो रही थी और शामी साहब कह रहे थे कि महाजर सूबा एक यानी एक खूनरेजी को जन्म देगा। शामी साहब, वैसे एक बात बताएं कि आप तो खुद भी महाजर हैं, आप महाजर सूबे के इतने खिलाफ क्यों? और भाई साहब, मुहाजिर जो है वो कोई तखल्लुस नहीं है, ना कोई नस्ल है, ये इम्तियाज़ है एक। मैं तो 2 साल का था जब मैंने हिजरत की, मशरक़ी पंजाब से यहाँ आए, और मेरे वालिदैन मुहाजिर थे। हम तो अब दुनिया में आप देखिए, ओबामा जो हैं, इनके वालिद कहाँ से आए थे?
किसी अफ्रीकी मुल्क से आए। और वहां पैदा हुए, अमरीकी हो गए, आज सदर अमेरिका के। भाई मुहाजिर का बेटा मुहाजिर नहीं होता। किसी ने बड़ी दिलचस्प बात की, जैसे हाजी का बेटा हाजी नहीं होता, उसे खुद हज करना पड़ता है। हिजरत है अल्लाह की राह में अपने वतन को तर्क करना, अपने माल को, असबाब को, घर बार को छोड़ना। ये एक बड़ा एजाज है खुदा की राह में जिन्होंने हिजरत की, उन पे अल्लाह की रहमत हो। लेकिन ये थोड़ी है कि आप इसे कहें कि हम नस्ली तौर पर, जब आप पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में पैदा हुए, अब आप पाकिस्तानी हैं, आपके वो सारे हकूक हैं जो कि दूसरों के हैं। अब मैं यहाँ रहता हूँ, आप यहाँ रहते हैं, आप तो यहीं के हैं सनत साहिल, मैं ज़रा मशरकी पंजाब से। देखिए हम यहाँ पंजाबी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं, पाकिस्तानी सिंधी हैं। अगर कोई ये कहे कि आपके हकूक ये नहीं है, आपको वोट देने का हक नहीं है, आपको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है, आपको नौकरी करने का हक नहीं है, तो हम उससे लड़ेंगे। लेकिन महाजर होने के नाम पे अगर उससे ज्यादती हो रही हो, ये भी तो किसी का नहीं, मुहाजिर को, ओहो मुहाजिर अब कहाँ है यार, अब तो पाकिस्तानी है सारे। यानी आप सिरे से महाजरों के वजूद से इनकारी हैं। हिजरत खत्म हो गई, अब अगली नस्ल है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में पैदा हुई है। शम्स अदनान साहब हैं हमारे साथ लाइन पे मौजूद। जी अदनान साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही जनाब। हाँ जी जनाब, मैं अदनान भट्ट बात कर रहा हूँ स्पेन से। हाँ जी माशाल्लाह। मैं जनाब आपके तवसत से पूरी पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस कौम को ये बताएं कि अपने दिल का वजारत दाखिला और खारजा ठीक करें। खुदा की कसम इतना दुख होता है बाहर बैठ के अपने मुल्क के हालात देख के, और जब हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के हर शख्स का अपने दिल का वजारत दाखिला खारजा इतना खराब है कि अपने घर में मिर्चें वो जो है हमारे दिल की खारजा तो आपके पास था क्योंकि खारजा में आप रह रहे हैं। तो आप जरा स्पेन को दुरुस्त करें, हम पाकिस्तान को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। शकील साहब है मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम, शकील डार बात कर रहा हूँ सर मुजफ्फरगढ़। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं कि हर जगह पर सर एहतजाज है, हर जगह पर एहतजाज हो रहा है। पूरा मुल्क में बदअमनी मतलब फैली है। मजदूर तब अपनी जगह पर एहतजाज कर रहा है, काश्तकार अपनी जगह पर, और मतलब कारोबारी तबका अपनी जगह पर, और कराची में जो कुछ इंसानों का कत्ल गारत हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? कायद का पाकिस्तान कहाँ लेकर ये लोग जा रहे हैं? और आप लेजेंड आदमी है, आप बहुत पूरे मुल्क की हालात के ऊपर पूरा आपकी मतलब नजर होती है। आपके ख्याल से इस पूरी टेंस सिचुएशन का खुदारा स्पेसिफिक सलूशन आप लोग नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? अल्लाह वास्ते कायद के पाकिस्तान को आपका फरमाना बजा है। हम सबको बड़ी परेशानी है, जब तक कानून नाफिज नहीं किया जाएगा, मुजरमों की सरकोबी नहीं होगी, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, हुकूमत अपने फराइज अदा नहीं करेगी, उस वक्त तक अमन चैन नहीं होगा। जब नेक्स्ट है हमारे साथ अनवर थरपारकर से। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम सलाम सर, मैं अनवर बात कर रहा हूँ थरपारकर शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा एक छोटा सा अर्ज है, थरपारकर से मैं बात कर रहा हूँ। हम ये जो आजकल में शो चल रहा है महाजर सुबह, हम इन महाजर भाइयों को कहते हैं बराए मेहरबानी से हमारे अगर सिंध में तुम रहते हो तो सिंधी बन के या पाकिस्तानी बन के रहो। ये महाजर सुबह बन के और कत्ल और गहाब से बचो, ये कभी नहीं बनेगा सुबह। ये हमारे सिंधियों के मरते दम तक नहीं बनेगा, मर जाएंगे मर कभी बनने नहीं देंगे। मैं तो पहले ये बात कह चुका हूँ कि भाई प्यार से मोहब्बत से कायल करके जो करना है, ठोसा नहीं जा सकता। सिंध में इस तरह का काम ना करें, इससे बहुत बदअमनी फैलेगी, खून जो है उसकी नदियां बहेंगी। शामी साहब दूसरे फरीक को भी तो सुनने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए ना, जो हमारे सिंधी स्पीकिंग भाई हैं। बात सुनिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि वहाँ एक लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए, ये काम वहाँ होना चाहिए। ठीक है। जब वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते और सिंध में नया सूबा बनने की इजाज़त नहीं देना चाहते, तो आपको क्या इसमें परेशानी है? ना बनाए। परवेज साहब हैं, 60 साल से सूबा 65 साल से नहीं बना ना, तो काम नहीं चल रहा। परवेज साहब है अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब अली। शामी साहब मैं आपसे एक दो बातें करूंगा, प्लीज जरा मुकम्मल मेरी बात होने जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि टाइम खत्म ना हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं जल्दी कर रहा हूँ। अब बात यह है जी, सबसे पहले बात ये जो सूबों का ये बखेड़ा निकला है, ये शुरू जो है पंजाब से हुआ है और इन हुकूमतों ने किया। यही वो हुकूमतें जो कि कराची के हालात खराब कर रही हैं, आज से नहीं। जिस वक्त चीफ जस्टिस कराची गया था, अगर उस वक्त
उस वक्त वाकयात को अगर सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से एक्शन लेता, वो चेहरे बेनकाब होते, तो आज ये वाकये ना होते। बात ये सुबह बनाना को बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये सोचो कि इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। क्या ये बात है? इशू मुझे आपसे इत्तेफाक है। मैं पहले कहता हूँ पीपल्स पार्टी के जोमा जो हैं वो मुझे माफ़ करें, उनकी कोता अंदेशी ने ये काम किया है। उन्होंने जिस तरीके से सूबा सरहद का नाम बदला और हज़ारा को उसमें से निकाला, उसका नतीजा वहाँ तलखी पैदा हुई। फिर यहाँ पंजाब में अपनी स्पेस बनाने के लिए, हासिल करने के लिए जिस तरीके से जनूबी पंजाब में जज्बात को उभारा गया, सराइकी का नाम लेकर जो कव्वाली की गई, उसने खास फजा पैदा की। साहबजादे की वजारत आला के पोस्टर लगे। हाँ, और नतीजा उसका आपने देख लिया जी। तो हमने तो जनाब उस वक्त भी कहा था कि हजूर, ये जो लोग सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, ये कराची तक भी बात पहुंचेगी और बहुत ये खतरे हैं इस बात में। सैयद फजल साहब हैं फैसलाबाद से। जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, बड़ी अच्छी बात की। ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे? जो बेसिक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है बल्दियाती, वो बल्दियाती इलेक्शन भी अब हो जाएंगे। अब तो कौमी इलेक्शन सर पर आ गए हैं। अब हमारी हाई कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन कराओ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन कराओ। अब देखिए 4 साल के बाद, बल्कि जब नए इलेक्शन होने वाले हैं कौमी, तो अब बल्दियाती इंतखाबात की याद आई। अब क्या, किसकी दाद दें और किसको दाद दें इस सारी सूरत हाल पर? यासीन साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी मैं पुरानी गुफ्तगू शुरू वाली पे जा रहा हूँ, अमेरिका के बाद से। हाँ जी। अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों आया है, क्या करने आया है और किस तरह ये जाएगा? जी यासीन, ये बड़ी लंबी कहानी है, इसके लिए तो कई प्रोग्राम चाहिए। आप किसी दिन लाहौर तशरीफ लाएं तो फिर आपको बताऊं। 2 मिनट में क्या बात करूं। इस वक्त तो बात यह है कि अमेरिका ने अब वापसी का ऐलान कर दिया है। 2014 में उसकी फौजों ने जाना है, सिर्फ उसके मुशीर रह जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें, दुआ करें ये यहां से जाए। और यासीन साहब, आइंदा जब आप फोन करें तो अपना टीवी सेट की आवाज आहिस्ता कर लिया कीजिए, ताकि हमें आपकी बात सुनने में बता के थक गए हैं आसानी हो। लेकिन वो अपनी बात सुनना भी तो चाहते हैं ना। जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल फिर शामी साहब और मैं आपकी खिदमत पे इसी वक्त इसी जगह से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।